eighth lecture on this rotational motion and circular motion. In last lecture, I have discussed the moment of inertia of a ring, disc, solid sphere, hollow sphere and thin rod about its different axes. Today I will discuss what is torque. Torque is nothing, it is having the same analogy as that of force in translational motion. Force produces the translational motion, here torque will produce the rotational motion. How it is defined? It is also known as moment of the force. It is defined as the product of the force and perpendicular distance from the axis of the rotation. Suppose here we are having a body which is rotating about this axis. इस एक्सिस के अराउंड वो बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. एंड दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर अप्लाइंग ए फोर्स एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. इस फोर्स के साथ ये इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रही है. और कितने डिस्टेंस के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो? यू आर अप्लाइंग एट ए डिस्टेंस आर, मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस पोजीशन वेक्टर. Now, what is the torque? Torque is the force into perpendicular distance from the axis of rotation. ये आपके पास क्या हो गया? ये फोर्स है. इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये आपके पास क्या आ गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया. दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्लियर? सो टॉर्क क्या है? क्या कहा मैंने? इसे टॉर्क के साथ ऐसे डिनोट करते हैं, फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्लियर? नाउ हियर वी विल सी दिस फोर्स इज हैविंग टू कंपोनेंट्स. वन इज एफ cos theta and another is f sin theta. क्लियर? तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर हम इस एंगल से देखें, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या है? थीटा है. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है किसके बराबर आ जाएगा? दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? r sin थीटा के इक्वल आ जाएगा. r दिस इज द पोजीशन वेक्टर. जितने डिस्टेंस के ऊपर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स एक्ट कर रही है. सो टॉर्क क्या आ जाएगी आपके पास? दिस इज इक्वल टू r f sin थीटा. और टॉर्क वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास? r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर. सो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग on this rigid body. It is very clear that this torque is the cross product of position vector and force. As it is a cross product of two vectors, so its direction is explained with the help of Fleming's right hand thumb rule or screw rule. Or directly we can say the plane in which r vector and f vector are existing, torque will exist along that axis which is perpendicular to both r and f. क्लियर? अगर थ्री डायमेंशन में देखें तो आर वेक्टर क्या होगा आपके पास? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. एंड एफ वेक्टर इज दैट इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप. और ये सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो टॉ वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास? दैट इज इक्वल टू वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई इंटू आई कैप प्लस क्या आ जाएगा आपके पास? जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड जे कैप प्लस क्या आ जाएगा? दैट इज एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स. सो दिस टॉ इज टॉ एक्स आई कैप प्लस टॉ वाई जे कैप प्लस tau z k cap. So this is equal to y f z minus z f y I cap plus z f x minus x f z j cap plus x f y minus y f x k cap. क्लियर? तो यहां से आप देखोगे टॉ एक्स क्या होगी? दैट इज इक्वल टू वाई एफ जेड
माइनस जेड एफ वाई, टॉ वाई क्या आ जाएगी कि आपके पास दैट इज इक्वल टू जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड एंड टॉ जेड इज एक्स एफ वाई minus y fx. And this result implies that if body is rotating in yz plane, torque is existing along x-axis. If it is rotating in xz plane, torque is acting along y-axis. And if it is rotating in xy plane, then torque is acting along z-axis. Clear? So this is the torque. Means Kt is producing the rotational motion. How it is defined? Force into perpendicular distance. Now अगर हम देखें कि अगर कोई भी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एक्ट करेगी, अगर यही फोर्स इसके अलोंग एक्ट करे, मींस इफ इट इज एक्टिंग अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस केस में थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. that force will not be able to produce the rotational motion. अगर ये फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है, इन दैट केस इट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क, एंड इन दैट केस इट विल बी वेरी इजी टू रोटेट दैट बॉडी बाय दैट फोर्स. क्लियर? अब देखिए आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स क्या होती है, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एफ इज इक्वल टू क्या है, एम इनटू ए. अब here m क्या है, किससे रिप्लेस हो गया, here m is replaced by tau, f is replaced by tau, m is replaced by I, a is replaced by alpha. तो tau क्या आ जाएगी आपके पास, I into alpha. Clear? How it comes? You will consider a rigid body which consists of n number of particles of masses m1, m2, m3 dash dash mn, and their perpendicular distances from the axis of rotation are r1, r2, r3 dash dash rn, and each particle is rotating with constant angular acceleration alpha, and on each particle different torques are acting, tau 1, tau 2, tau 3 dash dash tau n. In that case total torque acting at that body will be equal to tau is equal to tau 1 plus tau 2 plus dash dash plus tau n. Clear? What is your tau 1? That is r1 f1. What is your tau 2? That is r2 f2 plus dash dash plus rn fn. This is the total torque acting on that body. What is your f1? m1 a1. What is your f2? m2 a2. What is your fn? That is mn en. Clear? So this becomes m1 r1. a1 को क्या लिख सकते हैं, r1 alpha. This is the relation between linear acceleration and angular acceleration, and this is m2 r2 into r2 alpha plus dash dash mn rn into rn alpha. So this will be written as m1 r1 square plus m2 r2 square plus dash dash mn rn square whole multiplied by alpha. This can be written as summation of I is equal to 1 to n mi ri square whole multiplied by alpha. This is equal to I into alpha. So this is the torque acting on a body whose moment of inertia is I, and this body is rotating with constant angular acceleration alpha, or you can say this torque will produce a constant angular acceleration alpha. यहाँ से we can define moment of inertia also. If alpha is 1 unit, then I is equal to tau. So we can say the moment of inertia is numerically equal to the torque acting on a rigid body when it is rotating with a unit angular acceleration. Clear? There is a one term couple of forces. What is this couple of forces? अगर सपोज कर लो कि आपके पास कोई एक बॉडी है, उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं और लाइन ऑफ एक्शन उनके डिफरेंट है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो उस केस में
वो दो फोर्सेस क्या करती हैं, उस बॉडी को रोटेट कराने की कोशिश करती हैं. In that case, that system is called couple of forces. Suppose this is a body. On this body, two forces are acting. One force is this one, F. Another force is acting this one, that is also F. Here, these are two equivalent opposite forces acting on this body. But इसका line of action ये है, इसका line of action ये है. So this system, the system of these two forces is called a couple, and these two forces will try to rotate this body, और जिसके कारण इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगी. और वो टॉर्क क्या होगी? What is that torque? Torque is either force into this perpendicular distance. ये perpendicular distance है इन दोनों फोर्सेस के बीच में. Force into perpendicular distance between the two forces. क्लियर? और अगर हम देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये एंगल अगर थीटा है, ये डिस्टेंस क्या है, एल है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू एल साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, और इन केस ऑफ it is produced due to a couple of forces, that is called simple couple. So what is this rotational equilibrium? Rotational equilibrium क्या है? जब किसी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ टॉर्क्स एक्ट कर रही हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उनके कारण डिफरेंट टॉर्क्स प्रोड्यूस हो रही हैं, सम ऑफ दैट टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो है, इन दैट केस दैट बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. उस केस में हम उसे क्या कहेंगे? इट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. सम ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, और यू कैन से सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू जीरो. इन दैट केस दैट बॉडी इज कॉल्ड इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. दिस इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. इट मींस व्हेन ए बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, in that case sum of the moments of the all the forces is equal to zero. और इसकी स्टेटमेंट ऐसे भी है कि sum of the moments of the forces in clockwise direction is equal to the sum of the moments of the forces in anti-clockwise direction. नेक्स्ट आपके पास टर्म है कि जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में आपके पास टर्म थी मोमेंटम, यहां पे टर्म है angular momentum. This angular momentum is defined as moment of momentum. It is equal to the product of linear momentum and perpendicular distance from the axis of rotation. इसको हम L के साथ नोट करते हैं. Force linear momentum into perpendicular distance. Clear? यहां पे भी सेम वे से कि अगर पार्टिकल इस XY प्लेन में रोटेट कर रहा है, इट इज रोटेटिंग इन ए XY प्लेन, और इसका ये Y एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है. इस पोजीशन वेक्टर R के ऊपर इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है आपके पास वो ये V वेक्टर है. तो आपके पास जो मोमेंटम का वेक्टर भी होगा यही होगा. तो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या आ जाएगा फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. अगर ये एंगल आपके पास थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा. तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, पी आर साइन थीटा आ जाएगा. और एल वेक्टर क्या आ जाएगा, दैट इज आर वेक्टर क्रॉस V vector. This is the angular momentum. Clear? Or this can be written as R vector cross MV vector. Clear? So here also in अगर हम 3 dimension में लिखें, R vector क्या है, if a particle is rotating in here XY plane, this angular momentum will be existing along Z axis. If it is rotating in YZ plane, then it is along X axis. If it is in XZ plane, then it will be along Y axis.
आर वेक्टर को लिखें, क्या लिख लें, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। पी वेक्टर को क्या लिख लें यहाँ पे, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई इंटू आई कैप प्लस जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड इंटू जे कैप प्लस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स की कैप। तो यहां पे आपके पास Lx क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, Lx क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। Ly क्या होगा, दैट विल बी एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स हो जाएगा, और Lz क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स हो जाएगा। इसी तरह जैसे देखिए लीनियर मोमेंटम क्या है, P इज इक्वल टू क्या होता है, mv। सो हियर P इज रिप्लेस्ड बाय L, m इज रिप्लेस्ड बाय I, v इज रिप्लेस्ड बाय ओमेगा। तो L क्या आ जाएगा, I इंटू ओमेगा। हाउ इट कम्स, विल कंसिडर ए रिजिड बॉडी which consists of n number of particles having masses m1, m2, m3 dash dash mn, which are having their perpendicular distances r1, r2, r3 dash dash rn from the axis of rotation, and all these particles are rotating with constant angular velocity omega, or if each particle is having angular momentum L1, L2, L3 dash dash Ln, तो total angular momentum क्या हो जाएगा, L is equal to L1 plus L2 plus dash dash plus Ln. What is your Ln? L1 that is R1 P1, L2 क्या होगा, R2 P2 plus dash dash क्या हो जाएगा, Rn Pn हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा, that is Rn Pn। P1 क्या होगा, दिस इज M1 V1, और P2 क्या होगा, M2 V2 डैश डैश प्लस क्या होगा, Rn Mn Vn। व्हाट इज योर V1? V1 इज R1 ओमेगा, V2 इज R2 ओमेगा, Vn इज Rn ओमेगा। तो क्या बन जाएगा, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस डैश डैश क्या हो जाएगा, Mn Rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। सो दिस बिकम्स I इंटू ओमेगा। दिस इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? तो यहां पे भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं। इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 तो आपके पास I क्या आ जाएगा, L के बराबर आ जाएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया can be defined as the angular momentum of a rigid body when it is rotating with a unit angular velocity. Clear? Now, what will be the relation between angular momentum and torque? देखिए जैसे आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन था, F vector is equal to ddt of p vector. So here F vector is replaced by tau vector, p vector is replaced by L vector. तो क्या रिलेशन होगा, tau vector is equal to ddt of L vector. क्लियर? कैसे आया, tau क्या है आपके पास, I अल्फा, अल्फा क्या है, d omega by dt. So this is ddt of I omega. What is ddt of I omega? That is L. So this becomes dL by dt. This is the torque acting. This is the torque acting on this rigid body. Torque is equal to rate of change of angular momentum. Now जिस तरह से आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, उसी तरह हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है।
व्हाट इज दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? क्या स्टेट करता है? कहता है व्हेन नो टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी, जब किसी रिजिड बॉडी के ऊपर कोई टॉर्क नहीं एक्ट कर रही तो उस समय एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। व्हेन टॉ इज इक्वल टू 0, उस केस में dl/dt क्या होगा? 0 होगा। उस केस में l इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और उस केस में I ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जब आपके पास टॉ 0 है तो क्या होगा? dl/dt 0 होगा। dl/dt 0 है तो इट मीन दैट l इज कांस्टेंट, I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और वी कैन से I को क्या लिख सकते हैं? mr², ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? v/r। so here mvr is equal to constant. This is the conservation of angular momentum. When no external torque is acting, total angular momentum of the system remains constant. Or here we can say I1 omega 1 is equal to क्या होगा? I2 omega 2 होगा। This result implies that कि when angular momentum is conserved, जो आपके पास angular velocity है it is inversely proportional to the moment of inertia. अगर कहीं पे moment of inertia increase करता है तो आपके पास angular velocity क्या करेगी? decrease करेगी। और अगर कहीं पे moment of inertia decrease करता है तो angular velocity क्या करेगी? increase करेगी। अगर angular velocity increase करती है, time period decrease करता है। अगर angular velocity इंक्रीज करती है तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। क्लियर? सिमिलरली फॉर कांस्टेंट मास v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर आपके पास r इंक्रीजेस, v डिक्रीजेस एंड r डिक्रीजेस देन v इंक्रीजेस। देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बेस्ड अपॉन दिस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सपोज फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सपोज ए मैन इज सिटिंग इन ए रोटेटिंग टेबल। When his arms stretched outward, when he withdraws his arms towards his chest, his angular velocity increases due to decrease of moment of inertia. जब वो अपने दोनों हैंड्स खोलकर रोटेटिंग टेबल पर ऐसे रोटेट कर रहा है और रोटेट करता हुआ अपने हैंड्स को अपने ऐसे चेस्ट के साथ ले आएगा तो उसकी स्पीड क्या करेगी? बढ़ जाएगी। रीजन बीइंग स्पीड क्यों बढ़ जाएगी? ऐसे हैंड्स को क्लोज लाने से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। कहते हैं व्हेन प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड एज दे कम्स नियर टू द सन, उन प्लैनेट्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है। व्हाई देयर वेलोसिटी इंक्रीजेस? एज दे कम्स नियर टू द सन r डिक्रीजेस, r डिक्रीज करेगा तो v की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। और देखिए कि व्हेन ए डाइवर जंप्स फ्रॉम ए स्प्रिंग बोर्ड, ही कर्ल्स हिज बॉडी बाय रोलिंग हिज आर्म्स एंड लेग। बाय डूइंग सो ही डिक्रीजेस हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड correspondingly its angular velocity increases and time period decreases. Clear? Similarly, when a cat jumps, she also folds her body. While folding her body during the jumping, its angular velocity increases. What happens in case of tornado? As the air surges toward the center, the moment of inertia decreases, and just to conserve the angular momentum, angular velocity increases. Clear? अब क्या कहते हैं कि if earth suddenly shrinks, तो in that case suppose its radius decreases, becomes 1 by n times of its present radius, in that case its time period becomes 24 by n square. How? Because if the radius of the earth shrinks, keeping its mass constant, angular momentum will remain conserved. So it means that I1 omega 1 will be equal to I2 omega 2. What is your I1? That is अर्थ के लिए हम इसे सॉलिड स्फीयर लेंगे 2 by 5 m r square.
Original time period is 24 hour. Now what is R2? 2 by 5 m. R क्या बन जाएगा? R by n whole square. Now to new time period becomes, let it be t. तो यहां से हम t सॉल्व करेंगे. It becomes 24 by n square. New time period becomes 24 by n square. If its radius becomes half, then new time period of the earth about its axis of rotation becomes 6 hours. इसका time period रह जाएगा. So these are some applications based upon conservation of angular momentum. Now what is rotational kinetic energy? जिस तरह से आपके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, उसी तरह से आपके पास क्या है? रोटेशनल. इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन यू आर हैविंग ए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होती है. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? हियर एम इज रिप्लेस्ड बाय आई और वी इज रिप्लेस्ड बाय ओमेगा. सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स दैट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? देखिए आपके पास हम तीन तरह के मोशन लेते हैं. एक आपके पास क्या है? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होता है जिसमें कोई रोटेशनल मोशन नहीं होता. एक आपके पास क्या है? प्योर रोटेशनल मोशन होता है जिसमें कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता, सिर्फ उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी. प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में प्योर आपके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी. जब आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन कंबाइन हो जाते हैं तो उस केस में आपके पास जो रिजल्टेंट मोशन है उसे हम क्या कहते हैं? रोलिंग मोशन कहते हैं. व्हेन ए ट्रांसलेशनल मोशन क्लब्स विद रोटेशनल मोशन, इन दैट केस द रिजल्टेंट मोशन इज कॉल्ड रोलिंग मोशन. और व्हेन ए बॉडी इज रोलिंग, जब बॉडी आपके पास रोल करती है उस समय इसके पास दोनों ही एनर्जी होती हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो उस केस में आपके पास बॉडी के पास व्हेन इट इज रोलिंग, रोलिंग के टाइम क्या है कि आपके पास जो टोटल एनर्जी आ जाएगी दैट कम्स हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. देखिए आपके पास दिस इज द, ये आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन है. बॉडी v स्पीड के साथ इस डायरेक्शन में मूव करती है. हर इसके जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो vcm है. यहां भी वेलोसिटी vcm है, इधर भी वेलोसिटी क्या है? vcm है. ये भी वेलोसिटी क्या है? vcm है. ये भी वेलोसिटी क्या है? vcm है. व्हेन इट इज इन ए ट्रांसलेशनल मोशन, इस पॉइंट की, हर पॉइंट की इसकी जो वेलोसिटी है vcm है. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. और ये आपके पास क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज ए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन. क्या है ये आपके पास? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन. क्लियर? नाउ इन केस ऑफ दिस इज ए प्योर रोटेशनल मोशन. प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcm क्या होगी? 0 होगी. क्लियर? इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? दैट इज r ओमेगा. इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? दैट इज इक्वल टू r ओमेगा. क्लियर? और आपके पास इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? दैट इज r ओमेगा. ओमेगा इज द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी जिसके साथ ये बॉडी क्या है? रोल कर रही है. दिस इज आल्सो इक्वल टू r ओमेगा. सो दिस इज ए प्योर रोटेशनल मोशन. ये आपके पास क्या है? प्योर रोटेशनल मोशन. क्लियर? नाउ जब आपके पास ये दोनों मोशंस क्लब कर जाएंगे, ये दोनों मोशन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एंड प्योर रोटेशनल मोशन क्लब कर जाएंगे तो आपके पास ये जो मोशन बनेगा, दिस इज मोशन इज कॉल्ड ए रोलिंग मोशन. यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. यहां पे वेलोसिटी क्या होगी? vcm प्लस r ओमेगा. यहां वेलोसिटी क्या होगी?
VCM स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ R ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी VCM स्क्वायर प्लस R ओमेगा स्क्वायर। अगर आपके पास VCM क्या है R ओमेगा है तो आपके पास यहाँ पे 2R ओमेगा हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगी। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड प्योर रोलिंग मोशन। व्हेन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन combined together, in that case the resultant motion becomes a rolling motion। और जब बॉडी रोल कर रही है तो उस समय इसके पास दोनों ही एनर्जी हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। तो टोटल एनर्जी इस केस में, रोलिंग के केस में टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, और दिस बिकम्स हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ m के स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, दिस बिकम्स हाफ mv स्क्वायर इनटू 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी व्हेन ए बॉडी इज रोलिंग। क्लियर? तो इस केस में जो अगर हम रेशियो देखें कि इसके ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी की रेशियो, दैट बिकम्स 1:k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज टू 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी to the total energy will be 1:k square by r square is to 1 plus k square by r square, इसकी टोटल एनर्जीज की रेशियो होगी। व्हाट इज योर k? k इज द रेडियस ऑफ डायरेक्शन। अगर हम रिंग लें तो रिंग के लिए ये रेशियो क्या बन जाएगी 1:1:2 बन जाएगी। अगर हम डिस्क लें तो डिस्क के लिए k की वैल्यू क्या होती है r/√2 होती है, तो ये रेशियो क्या बन जाएगी 1:1/2 क्या बन जाएगी 2/3 बन जाएगी। क्लियर? अगर हम सॉलिड स्फीयर लें तो ये रेशियो क्या बन जाएगी दिस बिकम्स 1:2/5, क्योंकि k की वैल्यू फॉर डिस्क √2/5 है, 1:2/5:5/7 बन जाएगी। क्लियर? इसी तरह स्फेरिकल शेल के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए, होलो सिलेंडर के लिए हम इन सब की रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बच्चों, दिस इज अबाउट रोलिंग मोशन। इसको हम लास्ट लेक्चर होगा हमारा कल रोटेशनल मोशन के ऊपर। रोलिंग मोशन कोई बॉडी किसी रफ इंक्लाइन सरफेस के ऊपर है तो वो कैसा होगा, ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, जैसे पता है कि ये सारे की सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं और पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। बच्चों, इस महामारी के समय में आपने 3 W's का ख्याल रखना है। wear your mask, wash your hands and watch your social distance. With all these 3 things हम कोरोना को हरा पाएंगे और इंडिया को जिता पाएंगे। सो इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति विश्वदेव शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।